हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल। मैं हूं शशिकांत मिश्रा। दोस्तों, आज बात करेंगे हम लोग यूपीएससी द्वारा संचालित सीडीएस फर्स्ट 2023 एग्ज़ाम जो 16 अप्रैल 2023 को होने वाला है, उसकी स्ट्रेटजी के बारे में। क्योंकि अब समय मात्र एक दिन का बचा हुआ है, तो उस एक दिन को आप कैसे यूटिलाइज़ करें ताकि आपने जो साल भर मेहनत की है, पढ़ाई की है, समय दिया है, उसको यूटिलाइज़ करके कैसे आप 100% परिणाम ला सकें, सिलेक्शन हो सके, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए बात करते हैं पहले पेपर से, जो कि आपका मैथ्स का पेपर होगा। मैथ्स के पेपर में अब बहुत कुछ करने की का समय भी नहीं है। अगर जिन लोगों ने मैथ्स में मेहनत की है, पूरे साल भर अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से सब कुछ पूरा टाइम दिया है, जानकारियाँ इकट्ठी कर ली है, नोट्स बना लिए हैं, उनके लिए बस ये है कि थोड़े टाइम के लिए वो जो उनको जिन चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं, उनको बस रिवीजन कर लेंगे, रिकॉल कर लेंगे जितने भी फार्मूले हुए या जितने भी ऐसे ट्रिक्स हुए जो आनी चाहिए। आपने प्रीवियस ईयर पेपर का देखा ही होगा, जिससे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। उन टॉपिक्स को थोड़ा ज़्यादा देख लीजिएगा ताकि उन सेक्शन में आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें नंबर लाने की। दूसरी बात ये ध्यान देने लायक है कि हमेशा देखिए, मैथ्स के पेपर में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी मैथ्स अच्छी होती है और मैथ्स में नंबर अच्छे नहीं ला पाते हैं। तो उसकी सबसे बड़ी दिक्कत होती क्या है कि वो जैसे ही पेपर मिलता है, जैसे ही उनको सेट्स मिलता है, वो सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनका टाइम निकल रहा होता है। तो उस हड़बड़ी में क्या होता है कि पता चलता है कि हमारे रडार के जो क्वेश्चंस हैं, हमारे सीमा के अंदर जो हमें अच्छे पकड़ है उस पर, वो क्वेश्चंस क्या होते हैं कि ऐसे जगह लास्ट में दिया हो या बीच में ऐसे कहीं दिया हो कि जब तक हम शुरुआत से लड़ते भिड़ते लास्ट तक पहुंचते हैं, समय ओवर होता है, तो मालूम चलता है कि अरे ये तो हमारे रडार वाले क्वेश्चन छूट गए। ऐसा मैक्सिमम ऐसे लोगों के साथ होता है जो बहुत अच्छे पढ़ने में होते हैं, बहुत अच्छी मैथ्स आती है, लेकिन वो मैथ्स में अच्छे करके नहीं आते हैं। तो मेरा सुझाव यही रहता है, जैसा मैंने पेपर दिया है, मैं क्वालिफाई किया हूँ, तो मेरा सुझाव यही रहता है कि जब भी आपको पेपर मिले तो 3 से 4 या मैक्सिमम 5 मिनट आप अगर पेपर पे शुरुआत में दे देते हैं देखने के लिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन मेरे रडार का है, कौन कौन सा क्वेश्चन मुझे करना है, वो क्वेश्चन जो आपको आते हैं उन पर टिक कर लीजिए, सरसरी निगाह से देख लीजिए, और पढ़ते ही आपको पता चल जाता है कि अरे ये क्वेश्चन मुझे आता है, ये आता है। तो ऐसे अगर पहले ट्रैक कर लेंगे क्वेश्चंस को अपने रडार वाले, और सबसे पहले उन्हीं को समय दीजिए, 1 से 100 के बीच में कितने क्वेश्चंस हमको आते हैं, वो क्वेश्चन जब हो जाते हैं तो आप मेंटली सेटिस्फाइड होते हैं। और जब मेंटली सेटिस्फाइड होते हैं तो वो चीज़ें भी आपका माइंड जो देना आपको रास्ते दिखलाना शुरू कर देता है जो आपको नहीं आता है। तो वो अपने रडार के क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर जो समय बचता है तो उसके बाद बाकी क्वेश्चन जो छूटे हुए हैं उन पे ध्यान दीजिएगा, तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ेंगे, आपके रडार के क्वेश्चन भी, आपके मेंटली सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आप अंदर से खुश हो जाएंगे, और जब खुश होंगे तो आगे के भी एग्जाम्स जो होंगे वो अच्छे होंगे। तो इसको जरूर ध्यान में दीजिएगा। अन्यथा क्या होता है कि हमारे जो पसंद के क्वेश्चन अगर छूट जाते हैं तो हमारे फेल होने के परसेंटेज बढ़ते चले जाते हैं। याद रखिएगा, हमारे रडार के अगर क्वेश्चन छूटेंगे तो फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसा ना हो, हम अपने रडार के क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से ध्यान दें, उनको ना छोड़ें, वो ना छूटे। इसके लिए ज़रूरी है कि एक बार पेपर को सरसरी निगाह से देख लिया जाए। उसके बाद आते हैं इंग्लिश के पेपर में। इंग्लिश के पेपर में वोकैबलरी जिन लोगों ने पढ़ा है उन लोगों के लिए तो बेस्ट है, कि अच्छा है कि उनके अगर जानकारी वाले वोकैबलरी आ जाते हैं तो अच्छे से कर लेते हैं। जिन लोगों ने वोकैबलरी नहीं पढ़ा है उनको बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं होती है। वही वोकैबलरी आप करेंगे जो 100% श्योर होंगे, वो वोकैबलरी नहीं टच करिएगा। वोकैबलरी का मतलब एंटोनिम, सिनोनिम या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के तहत जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो तभी टच करिएगा जब आपको 100% श्योर हो। नहीं श्योर है तो आप बिल्कुल हाथ मत लगाइएगा। याद रखिए कि क्वेश्चन छोड़ने का तरीका भी आना चाहिए। हमें क्या करना है, इससे ज़रूरी चीज़ें होती हैं कि हमें क्या नहीं करना है, हमें क्या छोड़ना है। क्योंकि जो हमें आता है वो उस पर तो नंबर मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो नहीं आता है अगर हम उस पर चले जाते हैं तो क्या करता है कि हमारे नंबर्स को ही कम करना शुरू कर देता है। ये प्रोबेबिलिटी होती है कि बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको नहीं आने वाली चीज़ सही होने के गारंटी हो, वो बहुत कम होता है। तो इसलिए मेरा सुझाव ये रहता है कि जितना आपको आता है अगर उसी पे सिलेक्शन होना होगा तो होगा। बहुत ज़्यादा तुक्केबाजी करने से सिलेक्शन नहीं होता है। दूसरी चीज़ मैं ये समझा देना चाहता हूँ बच्चों कि ये बहुत क्लियर कट अपने दिमाग में बांध लें कि
क्वेश्चन पेपर में पैसेज जो होता है वो मुफ्त का नंबर होता है, क्योंकि क्वेश्चन भी वही, आंसर भी वही होता है। तो क्वेश्चन पढ़ के और आंसर उसमें लिखा होता है। तो याद रखें कि जब भी पेपर उठाए तो सबसे पहले इंग्लिश के पेपर में किया जाता है पैसेज। फ्रेश माइंड से जब आप पेपर पैसेज को करते हैं तो आपके क्वेश्चन का आंसर दिखना शुरू हो जाता है, जब आपका दिमाग फ्रेश हो जाता है। जैसे जैसे दिमाग थकता जाएगा, आप लेथार्जिक होते जाएंगे, वैसे वैसे सोचने की समझने की क्षमता कम होती जाती है, एनर्जी आपका कम होता जाता है। तो जो बच्चे पैसेज को लास्ट में करते हैं या बाद में करते हैं दिमाग थक जाने के बाद, वो देखे होंगे, ध्यान दिए होंगे कि आंसर सामने होता है लेकिन वही आंसर नहीं मिलता। बाद में घर आके जब शांति से देखते थे, ये आंसर इसका तो ये था, ये था, ये था, ये तो मैं नहीं कर पाया, गलत करके चला है। तो पैसेज को सबसे पहले अटेम्प्ट करें, आराम से करें। पैसेज को करने का तरीका भी जान लें। सब पैसेज का करने का तरीका मेरे अनुसार यही होता है कि पैसेज को पढ़ने के पढ़ के टाइम बर्बाद करने से बढ़िया है कि पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। क्वेश्चन को रीड करने के बाद जब आप पैसेज पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपके दिमाग में होता है, तो जब पैसेज पढ़ते हैं तो एक ही बार में आपको उन क्वेश्चंस के आंसर दिखने लगते हैं, मिलने लगते हैं। आप अंडरलाइन कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन पे आएंगे तो पढ़ लेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो तुरंत एक ही बार के पढ़ने में सारे आंसर्स आपके निकल आते हैं। नहीं तो बहुत होते हैं कि पैसेज पढ़ा, पैसेज पढ़ने के बाद समझ में बहुत ज़्यादा आता नहीं है, एक बार पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चन पे पहला क्वेश्चन पढ़े, पता चला लास्ट में आंसर दिया, फिर पूरा पैसेज पढ़े, लास्ट में आंसर देकर किए, फिर दूसरा पढ़े, पता चला बीच में कोई उसका आंसर है, फिर बीच तक पढ़े। तो इस तरीके से क्या होता है, 5 क्वेश्चन है तो 5 बार पैसेज आपको पढ़ना पड़ता है कि। तो ऐसा ना करके क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जब आंसर को आप करने जाएंगे तो आंसर आपका एक ही बार में पकड़ में आ जाएगा। पैसेज के बाद दूसरा सेफ नंबर जो होता है वो PQRS होता है, S1 S6 होता है, जब बिल्डअप होता है। तो PQRS और S1 S6 इसलिए होता है क्योंकि ये भी क्या होता है कि आपकी इंग्लिश की समझ चेक की जाती है। जैसे मैं कहूँ कि मैं सुबह जगा, फिर रात में खाना खाया, फिर दोपहर में पढ़ा, फिर मैं 10 बजे स्कूल गया सुबह। तो आप समझ जाएंगे, अगर आपकी हिंदी समझ में होगी तो ये मालूम होगा कि मैं सुबह उठने के बाद 10 बजे पहले स्कूल में जाऊँगा, स्कूल से पढ़ के आऊँगा, फिर पढ़ाई करूँगा, फिर रात में खाना खाऊँगा, फिर सोऊंगा। तो यही तो एक सीक्वेंस हुआ। तो ये समझ अगर आपकी इंग्लिश में भी है तो आप PQRS में पकड़ लेते हैं कि सबसे पहली घटना कौन सी होगी, सबसे लास्ट वाली घटना कौन सी होगी। और हमेशा PQRS ऑप्शन से करने की कोशिश करिए। तो ऑप्शन से करेंगे तो 1-2 ऑप्शन तो अपने आप हट जाते हैं और 1-2 ऑप्शन में आपको पकड़ में आ जाता है कि यही वाला क्लियर है। तो ये PQRS S1 S6 में भी यही काम होता है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है जो सबसे सेफ नंबर होता है, वो होता है स्पॉटिंग द एरर्स। स्पॉटिंग द एरर्स याद रखें कि ये ग्रामर का टेस्ट नहीं होता है, ये टेस्ट होता है कि आपको भाषा पे, अंग्रेजी भाषा पे ज्ञान है कि नहीं। तो जिन बच्चों को अंग्रेजी भाषा पे ज्ञान होगा तो इसीलिए पार्ट्स करके ABCD पार्ट्स में और पूछ लेता है किस पार्ट्स में मिस्टेक है। तो जैसे ही आप पढ़ते हैं तो पता लग जाता है कि अरे इस वाले पार्ट्स में भले हमें ना पता हो कि यहाँ टू लगेगा, द लगेगा, ए लगेगा, एन लगेगा, क्या, लेकिन पढ़ते ही अगर हम इंग्लिश हमारी समझ ठीक ठाक है तो हम पकड़ लेते हैं कि अरे इस वाले सेक्शन में लग रहा है कि यहाँ टू नहीं, यहाँ तो कुछ और होना चाहिए, ऑड लग रहा है, तो वो वाला सेक्शन आपका सही करना होता है। तो ये इस तरीके से इंग्लिश में आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, इंग्लिश में अच्छा कर सकते हैं। इस पे फोकस करिए, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1-2 सेट अंग्रेजी के, जैसा मैंने बताया, तो देखिएगा कि आपके नंबर बढ़ जाएंगे। उसके बाद आते हैं GS में। GS याद रखें कि UPSC जो होती है, UPSC से अच्छा GS और किसी में भी नहीं आता है, कोई भी नहीं लेता है। और क्यों ये स्पेशल होता है GS के मामले में UPSC, इसलिए कि करंट के टॉपिक्स को ये इतनी अच्छी तरीके से पूछते हैं, इतना ज़बरदस्त पूछते हैं कि जिनको अच्छे से तैयारी नहीं होती है, जिनको अच्छी नॉलेज नहीं होती है, वो गच्चा खा जाते हैं और उनका नहीं हो पाता है। और एक चीज़ और ध्यान दिए होंगे कि विगत वर्षों में जब कूट के भाषा में कूट वाले क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। पहला सही है, दूसरा सही है, तीनों सही है, चारों सही है, ऐसे जब पूछे जाते हैं तो इसमें क्या होता है कि अगर आपको बिल्कुल फोकस नहीं है, बिल्कुल आपने अच्छी तरीके से उस सब टॉपिक्स के बारे में पूरा पढ़ा नहीं है, एक भी अगर टॉपिक आपने मिस किया होगा तो आपको आंसर देना मुश्किल हो जाता है। और करंट भी पढ़ने का क्या कारण है कि देखिए करंट में जो कितने टॉपिक्स आपके तैयार होते हैं। UPSC आपका NDA और CDS के एग्जाम में जो सबसे करंट में टॉपिक्स जो जा रही हैं, करंट के साथ साथ जो है आपका सब्जेक्ट के भी टॉपिक्स आ जाते हैं, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक और जियोग्राफिकल। ये 4 टॉपिक जो हैं पूरे के पूरे करंट में पूछे जाते हैं, करंट सिनेरियो के, जो 1 साल के अंदर जो घटनाएं हुई हैं इन चारों
सब्जेक्ट्स में, वो ज़्यादातर करंट के सब्जेक्ट में। इकोनॉमिक पूरी तरीके से करंट के ऊपर डिपेंड करता है, एनवायरनमेंटल पूरी तरीके से करंट, पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो फंडामेंटल होते हैं और कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो करंट के होते हैं। और ऐसे ही ज्योग्राफी में भी कुछ जो होते हैं वो फंक्शनल होते हैं और कुछ जो होते हैं वो करंट के टॉपिक्स होते हैं। तो अगर आप मान लीजिए कि बुक्स नहीं पढ़ा, आपने बहुत ज़्यादा जीएस पे ध्यान नहीं दिया, उन बच्चों के लिए जो साइंस बैकग्राउंड से आते हैं या जिनका बहुत ज़्यादा जीएस में रुचि नहीं होती है, तो वो अगर करंट साल भर किसी मैगजीन या पेपर या कहीं से भी अगर इकट्ठा किए हों, तो उनमें अगर ये 4 टॉपिक्स करंट के पढ़ लेते हैं और इसके साथ साथ एक 5वां टॉपिक स्पोर्ट्स, क्योंकि आपका सीडीएस और एनडीए जो होता है स्पोर्ट्स से बहुत ज़्यादा को रिलेट किया जाता है, स्पोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये 5 टॉपिक अगर आपने करंट में तैयार कर लिया तो करंट आपका 100% हो जाएगा, अच्छा होगा, आप बहुत ही अच्छे नंबर लाएंगे करंट में, और ये बहुत बड़ा सेक्शन होता है आपके पेपर का। उसके बाद आते हैं जो आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री पे आते हैं। हिस्ट्री पे याद रखिए कि बहुत ज़्यादा समय नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मैं बार बार सबसे यही कहता हूँ, जो मेरे स्ट्रेटजी के हिसाब से जिसको मैंने अपनाया है, कि हिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब धीरे धीरे नंबर ऑफ क्वेश्चन उसको कम किए जा रहे हैं, उसके क्वेश्चन जो है करंट में बढ़ा दिए जा रहे हैं। तो हिस्ट्री में जो अगर आप नंबर कुछ गेन करना चाहते हैं तो आप बस इतना मेरा कहना मानिएगा कि गांधीयन युग जो है, गांधीयन पीरियड जो है, गांधी के जन्म से लेकर और भारत की आज़ादी तक, इंडियन फ्रीडम एक्ट या जो भी कहें कि कॉन्स्टिट्यूशन का जब लागू हुआ है, तो तब तक का जो है आप अगर हिस्ट्री पढ़ लेते हैं तो इतने टॉपिक के बीच में तमाम घटनाएं जो होती हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं इनके बीच में होती हैं। बहुत अगर आपकी इच्छा करे तो 1857 से लेके और 1947 तक की घटनाओं के बीच में अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका अच्छा खासा हिस्ट्री का ही पोर्शन तैयार हो जाएगा। 2-4 क्वेश्चन अगर एंशिएंट से या मिडवल से पूछा जाता है तो उसमें से मेरा मानना है कि उसमें से लगभग नहीं होगा तो 30-40% तो आपके आंसर्स आते हैं। बाकी अगर 50-60% वो छूट भी जाते हैं तो कोई मैटर नहीं करता, 4-5 क्वेश्चन छूटते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसकी वजह से बाकी पोर्शंस आप छोड़ दें, जो स्कोर गेनिंग है उसको छोड़ दें, तो ये बेवकूफ़ी होगी, तो ऐसा नहीं करिएगा। तो इतना अगर टॉपिक, इसके बाद आपका साइंस का आता है। साइंस में याद रखिए कि मैथ्स वालों के लिए अगर मैथ्स बना है, मैथ्स का पेपर है, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश का पेपर है, जीएस वालों के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट के टॉपिक्स अगर पूछे जाते हैं, तो बायो के लड़के भी बैठते हैं इस एग्जाम में, तो उनके लिए बायो के भी अच्छे क्वेश्चंस इसमें डाले जाते हैं। तो जीएस में बायो के भी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो साइंस के जब पोर्शन में आते हैं तो सबसे ज़्यादा बायो, तो वो बच्चे स्पेशली ध्यान देंगे जो साल भर से नोट्स बना के पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो कल के समय में बायो पे सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे, बायो पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। बायो को जितने आपके नोट्स हैं उनको रिकॉल कर लीजिए अच्छे से, ये मान के चलिए साइंस में सबसे ज़्यादा बायो के क्वेश्चन, और दूसरे नंबर पे फिजिक्स। तो फिजिक्स और बायो के जो क्वेश्चन हैं उनको जरूर आप कंठस्थ कर लीजिएगा, रिकॉल कर लीजिएगा जितना अब तक आपने पढ़ा है, अच्छा पेपर जाएगा। और केमिस्ट्री में समय बचता है तो ध्यान दीजिएगा, अन्यथा केमिस्ट्री में नहीं समय बचता है तो छोड़ दीजिएगा, जितना आता है करिएगा, नहीं आता है छोड़ दीजिएगा। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए, याद रखिए, कोई तुक्का हमें नहीं लेना है। हमने जिस स्ट्रेटजी से बताया, अगर उस स्ट्रेटजी को अपना के जो आपको आता है वही आप अगर करके चले आते हैं एग्जाम में, तो आपकी सफलता की 100% गारंटी है, आप सफल होंगे, आप एक अच्छे होनहार अफसर बनेंगे और बन के दिखाएंगे, अपने माँ बाप सबका, गुरुजनों का आपका सम्मान बढ़ाएंगे। इन्हीं सब आशाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके एग्ज़ाम के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और पसंद आता है आगे की जानकारियों के लिए अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपके साथ जो भी तैयारी करने वाले हैं उनको शेयर करिए ताकि वो लोग देखें, स्ट्रेटजी बना के पढ़ाई करें और सब सफल हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।